नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। तो चलिए एक बड़ी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास कार्यों के लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र के श्रीनगर के अंतर्गत आने वाले 2 कार्यों के लिए 202.64 लाख रुपए की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के अंतर्गत लगभग 16 कार्यों के लिए 926.48 लाख रुपए की प्रशासकीय और वित्त स्वीकृति प्रदान की है। विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के अंतर्गत सुभाषगढ़, अलावपुर, बहेड़ी, राजपुताना के बीएम और एसडीबीसी द्वारा सुदृढ़ीकरण के लिए 462.51 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। तो खबर देहरादून से है, जहां पर सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें उत्तराखंड के सुनियोजित विकास पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि नीति आयोग उत्तराखंड के विकास में पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। नीति आयोग उत्तराखंड के विकास में अधिक से अधिक मददगार बनने के लिए संकल्पित है। वहीं आपको बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी कंपनसेशन की वर्ष 2022 के बाद भी जारी रखने का सहयोग का अनुरोध किया है। साथ ही केंद्रीय योजनाओं को मानकों में फ्लोटिंग पशुपालन को भी शामिल किए जाने की मांग की है। अब देखिए, नीति आयोग की जो बैठक है, हमारे प्रदेश के जितने भी जो योजनाएं हमारी अभी लंबित पड़ी हैं, उन योजनाओं को शीघ्र केंद्र से हमने उनसे अनुरोध किया है कि शीघ्र से शीघ्र जो है उनको वहां से हमको स्वीकृति प्रदान करें। और साथ ही साथ जो हमारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, उसके कारण से यहाँ पर काफ़ी पर्यटन, धर्माटन, तीर्थाटन में लोग आते हैं, उनको भी उत्तराखंड की पॉपुलेशन में माना जाए, जो कि क्योंकि वो लोग यहाँ पर आकर जो है तमाम प्रकार की जो भी चीज़ें होती सब गतिविधियाँ करते हैं, तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन का भी हमको लाभ मिलना चाहिए। इकोनोलॉजी का, इकोनॉमी का, दोनों का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। बीएडीपी जो हमारी चलती है, बीओडीपी योजना को हमने कहा है कि और अधिक धनावंतन किया जाए। साथ में जो बहुत सारे गाँव जो वनों में बैठे हुए हैं, टोंगिया ग्राम हैं, उन ग्रामों को भी जो है हमने कहा है कि उनको भी, चूँकि सभी प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर प्रदान होती हैं, तो उनको भी वहाँ के अधिकार दिए जाएं। इसके साथ साथ जो वन विभाग से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जो वन विभाग के कठिन नियमावली के कारण से हमारे विकास में बाधक बनते हैं, उनको भी हमने सरलीकरण की बात करी है। और भी बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है और आगे निश्चित रूप से अभी बैठक। तो सैन्य बाहुल्य प्रदेश उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने वोट बैंक तैयार करने शुरू कर दिए हैं। पार्टियां सैनिक और पूर्व सैनिकों को वोटों में साधने की तैयारी में फिलहाल पार्टियां जुट गई हैं। इसी क्रम में कांग्रेस भी पूर्व सैनिक वोटरों को साधने का दांव चल रही है। कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में सैनिकों के सम्मान को लेकर विशेष अभियान चलाएंगी। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने आह्वान किया है कि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी हमेशा से सेना के शौर्य का सम्मान करते हुए आई है, लेकिन बीजेपी सिर्फ सैनिकों के बलिदान के नाम पर वोट बटोरने का काम करती हुई नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आह्वान किया है कि सभी पार्टी कि कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जाकर सैनिकों का सम्मान करें। से ही सेना का सम्मान किया है, सेना की शौर्यता का सम्मान किया है। तो कल जब हमारा ये आपने देखा अफसोस दिवस जो हमने मनाया, 1 घंटे का उपवास किया था, उसमें जो हमारे कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि हर व्यक्ति, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जहां भी उसे पूर्व सैनिक दिखे, जहां भी उसे सैनिक दिखे, उन्हें सैनिकों का सम्मान करना है, हार पहना के, शॉल पहना के। और नवरात्र के बाद दशहरा वाले दिन उन्होंने ये बोला है कि इसी कांग्रेस भवन प्रांगण में भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह जो है आयोजित किया जाएगा। और उससे पहले उन्होंने हर कांग्रेस के सिपाही से ये अपेक्षा जाहिर की है और निर्देश दिया है कि वो जो है जहां भी उन्हें भूतपूर्व सैनिक मिले उनका सम्मान करने का कार्य करे। क्योंकि आपने देखा भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सिर्फ सेना का जो बलिदान है और उनकी जो शहादत है वो उनके नाम पे वोट मांगती रहती है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने देखा है कि रुद्रप्रयाग में जो सैनिक स्कूल खोलने को लेकर के सुर्खियां बटोरी थी मुख्यमंत्री भाजपा के ने, कल जो है खुद केंद्र सरकार ने तो ऋषिकेश के नरेंद्रनगर में रेलवे विकास निगम और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के कार्यरत कंपनियों के आला अधिकारियों के साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में राज्य के
स्थानीय लोगों को नौकरी और व्यवसाय में वरीयता देने को लेकर अधिकारियों से बातचीत भी की गई। साथ ही उन्हें निर्देशित किया गया। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने RVNL और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के अलावा आपको बता दें कि आला अधिकारियों को भर्तियों डिस्प्ले करने के निर्देश दिया है। कहा कि इस प्रोजेक्ट में राज्य सरकार के 70% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पालन करना यह निर्देश सभी अधिकारियों का काम है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राष्ट्र हित के लिए इस प्रोजेक्ट को पूरा करना हम सभी का कर्तव्य है। साथ ही कहा कि कंपनियों को स्थानीय लोगों को संग मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आला अधिकारियों को रिक्त पदों की रिपोर्ट्स उप जिलाधिकारी को सौंपने की बात भी कही है। विकास निगमों के तहत इस रेलवे प्रोजेक्ट में जितनी भी कंपनियां काम करती हैं उनके सभी के अधिकारियों को बुला करके जिला प्रशासन की अध्यक्षता में एक बैठक थी और उनके स्पष्ट निर्देश किए दिए गए कि जो भी वैकेंसी होती है उनको डिस्प्ले करना होगा और ड्राइवर और जो बसें जो वहाँ पर लगनी है, गाड़ियाँ लगनी है, वो SDM को इंटीमेट करेंगे। उसके बाद SDM इसको जो है एक अपना लिस्ट बना करके उस लिस्ट के हिसाब से SDM इस पर उनका डिस्पोजल करने का काम करेगा। साथ ही साथ रेलवे विकास निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सारी वैकेंसीज को वो स्थानीय लोगों के माध्यम से भरने का काम करेंगे ताकि जैसे जैसे वैकेंसी हो वैसे वैसे स्थानीय आदमी को उस पर ऑब्जर्व किया जा सके। राज्य सरकार के 70% जो अनस्किल्ड कार्यकर्ताओं को उत्तराखंड राज्य के लोगों को लेने का जो जियो आदेश था उसका पूर्णतः अनुपालन करने के निर्देश दिए गए और किसी भी तरह की ऐसी घटनाओं के लिए इनको जिम्मेदार ठहराने की बात। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद अपूर्ण उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल पर्यटन नगरी मसूरी में पार्किंग की समस्या लगातार बनी हुई है, तो वहीं जिससे पर्यटकों के साथ साथ आम लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा फिलहाल नहीं देखने को मिलेगा। इसी को देखते हुए मसूरी में किंगक्रैंग स्थित 212 वाहनों की पार्क करने के लिए पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसको राज्य स्थापना दिवस पर मसूरी वासियों को सौंपने की तैयारी चल रही है। साथ ही आपको बता देंगे कि इसको लेकर सौगात दी जाएगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा आज पार्किंग का निरीक्षण किया गया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया कि 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर मसूरी वासियों को पार्किंग की सौगात दी जाए। 32 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह पार्किंग 212 गाड़ियों की क्षमता वाली है। तो वहीं इसको लेकर फिलहाल तैयारियां चल रही हैं। लोगों के लिए सुविधाओं के लिए सुविधाएं क्या क्या मिलेगी यहाँ पे? सुविधाएं प्रसाधन की व्यवस्था है, कैफेटेरिया इसमें होगा और कैंटीन भी होगी। बीच में भी सवाल उठे थे यहाँ पे जो टाइम पे गिर भी गया था, यहाँ टूट भी गया था जब काम चल रहा था उसके नहीं हम पूरी सावधान गुणवत्ता पे सवाल नहीं गुणवत्ता पे देखो काम करते हुए कुछ खामियां भी रहती हैं, लेकिन हम लोग इंजीनियर्स हैं और इंजीनियर का काम यही है कि कहीं कोई अगर हमें लग रहा है कि ये कमज़ोर हमारा स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से स्ट्रेंथनिंग भी हम लोग करते हैं। ये निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था यहाँ पे? ये कब 2016 में 2016 कंपनी को कितने बार एक्सटेंशन दिया गया था? नहीं एक्सटेंशन देना हमारी मजबूरी भी रहती है क्योंकि कई तरह की परेशानियां इसमें आई हैं। आपको पता होगा कि इसमें जो है हमारा जो जियोलॉजी थी ग्राउंड की, जहाँ से फाउंडेशन में हमें बड़ी दिक्कत आई। इसमें फाउंडेशन ही सबसे मेन चीज़ है। फाउंडेशन अगर अच्छी होगी तो इमारत अपने आप अच्छी हो जाएगी, तो उसमें हमें दिक्कत आई। उस हिसाब से जो है एक्सटेंशन देना हमारी मजबूरी थी। शिलान्यास हुआ था, 17 में निर्माण पूरा होना था, अब 22 लगने वाला है। नहीं ये स्ट्रक्चर उम्मीद करेगी यहाँ पे शायद बिल्कुल आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को उठाना पड़ रहा है, तो ये बताइए इसका ट्रीटमेंट कब होगा, कैसे होगा? ये जो आरोप तो ये गलत है कि वहाँ पर हमने कोई भी कटिंग विभाग द्वारा वहाँ कोई कटिंग नहीं कराई गई थी, लेकिन ऊपर पानी के स्रोत होने की वजह से वहाँ पर एक स्लिप जोन जरूर डेवलप हुआ है और उस स्लिप जोन के ठीक करने के लिए
विगत दिनों हमने अपने जियोलॉजिस्ट को भी लेके आए थे पिछले साल, तो उन्होंने ये कहा था कि चूंकि ये अभी नया डेवलप हुआ है और इसमें हम कोई भी छेड़खानी करेंगे तो कोई स्ट्रक्चर इसमें रुकेगा नहीं। तो उसके लिए फिर ये तय हुआ था, पिछली बार मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी उसका निरीक्षण किया और ये तय हुआ था कि इसकी जो है जियो टेक्निकल सर्वे करा लिया जाए और इसमें किस तरह से इसको रोकने के उपाय हो सकते हैं, उसके लिए कोई इस तरह का सर्वेक्षण और डीपीआर तैयार करके प्रदेश में या शासन स्तर पर भेजी जाए, जिससे कि इसका ट्रीटमेंट किया जा सके। तो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं और हमने तो उत्तराखंड के नानकमत्ता में एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने सट्टेबाजों पर शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि नानकमत्ता क्षेत्र में भारी भरकम रकम के साथ आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके चलते आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। टीम ने एक घर में छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से सट्टे में लगाए जा रहे 5 लाख रुपए की नकदी, 3 आईपीएल सट्टा रजिस्टर और 5 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा इस खुलासे में डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आरोपियों के बारे में जानकारी दी। से शिकायत मिल रही थी कि वहाँ सट्टा जोरों पर है, इसको टीम को जो है एक्टिवेट किया हुआ था मुखबिरी तंत्र। उसमें जो है कल रात 10 बजे जो है नानकमत्ता मंडी के वहाँ जो है एसओजी उधम सिंह नगर ने रेड करी और 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें रजत सोनकर ये मुख्य अभियुक्त है, इसके साथ 2 अन्य सह अभियुक्त है और इनके पास से जो है 5 मोबाइल और 5 लाख की कैश बरामद की गई है और ये जो है अपने मोबाइल से जो है सट्टा खिलवा रहे थे। तो इसमें कई लोगों के नाम सामने आए हैं, इनके पास से एक रजिस्टर भी बरामद हुआ है, मोबाइल फ़ोन। इससे जानकारी प्राथमिक जो आ रही है वो 2 करोड़ के लगभग जो है वो कल सट्टे की वो लेन देन। तो वहीं आईपीएल शुरू होते ही शहर में सट्टाबाजी का दौर फिर से शुरू हो गया, लिहाजा पुलिस अब सट्टोरियों को पकड़ने के लिए एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसी क्रम में एसएसपी नैनीताल प्रीति प्रियदर्शनी ने सभी थाना अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि सट्टे के खिलाफ लगातार अभियान चलाते रहें। पुलिस ने सट्टा और ताश खेलते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी सिटी जगदीश चंद्रा का कहना है कि 9 लोग आईपीएल के मुकाबला क्रिकेट मैच राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले जा रहे मैच पर मोबाइल से सट्टा लगा रहे थे, जहां उन्हें पुलिस ने अलग अलग स्थानों से जुआरियों को सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा एक काफी शातिर साइबर ठगों के गिरोह का भंडाफोड़ किया गया, जिसमें लगभग 6.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी मार्च में श्री प्रेम नारायण जो निवासी मुन्नी की रेती क्षेत्र के उनके साथ की गई थी। एलआईसी पॉलिसी के रिन्यूअल के नाम पे इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था, जिसपे हमारी एक संयुक्त टीम, जिसमें थाना मुन्नी की रेती, टीम एसओजी और एसओ झील के साथ साथ हमारी साइबर टीम के द्वारा एक संयुक्त प्रयास करके इन शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी नई दिल्ली से की गई है। इन सभी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी कर दिया गया। इनके कब्जे से 5 एटीएम कार्ड, 6 मोबाइल फोन और 50,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। इनका आपराधिक इतिहास काफी वृहद है। इनके खिलाफ न केवल उत्तराखंड में जनपद चंपावत में, जनपद देहरादून में, प्रेमनगर में, इसके अतिरिक्त जनपद टिहरी गढ़वाल में, शायद रुद्रप्रयाग में भी संभावना है, इसके अतिरिक्त पौड़ी में भी संभावना है। और जो पुष्ट रूप से ज्ञात हुआ है तो प्रेमनगर, वेस्ट बंगाल और चंपावत के साथ साथ हरियाणा में इनके खिलाफ काफी आपराधिक मुकदमे दर्ज है। काफी शातिर प्रवृत्ति के इन अपराधियों को काफी मेहनत के बाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये लोग ना तो मोबाइल का प्रयोग करते थे और एटीएम के सीसीटीवी कैमरा से भी बचने का पूरा प्रयास करते थे, लेकिन काफी टेक्निकल और फिलहाल रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। अपड़ो उत्तराखंड में ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो रुड़की पुलिस ने 2 बड़े शातिर गिरोह का भांडाफोड़ कर 8 आरोपियों को धर दबोचा है, जिनमें से 4 आरोपी बाइक चोर गिरोह के सदस्य हैं, जबकि अन्य 4 मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी की घटना को अंजाम देते थे। आपको बता दें कि आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की बाइक और बैटरियां भी फिलहाल पुलिस ने बरामद कर ली हैं। दोनों मामलों का खुलासा कर दिया है। फिलहाल रुड़की गंगानगर कोतवाली में एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने ये खुलासा किया है। एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 सितंबर को सफरपुर निवासी अंजलि सिंह ने गंगानगर कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि 2 मोटरसाइकिल सवार युवक उसका पर्स और मोबाइल छीनकर भाग गए थे, जिसके बाद उसने मामला दर्ज कराया था। तो वहीं पुलिस ने
आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र में 26 तारीख को एक घटना, एक महिला का पर्स चुनौती का हुआ था, उसको पुलिस ने संज्ञान में लिया था। उस पर CIU और गंगनहर थाना पुलिस ने लगातार प्रयास कर रहे थे। उसमें अभी जो है टोटल ये जो एक गैंग है जो पहले मोटरसाइकिल चोरियां करती थी, उसके बाद इनके द्वारा जो अन्य घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, तो ये जो कुल मिला के 10 गाड़ियाँ इनसे मिली हैं। 10 गाड़ियों में 5 जो हैं हमारे जनपद से ही चोरी की गई हैं, बाकी अन्य जनपदों से है। और जो महिला का पर्स इनके द्वारा जो छीना गया था उसमें जो नकदी थी और जो अन्य सामान था वो भी बरामद हुआ है। तो कुल 6 घटनाओं का इसमें आरोपण किया गया। झबरेड़ा थाना क्षेत्र में एक बैटरी चोरी के लगातार वहाँ पर कुछ घटनाएं हुई थी जिसको पुलिस ने संज्ञान में लिया था। इसमें मंगलौर और झबरेड़ा दोनों में मिला के करीब 4 घटनाएँ हमारे संज्ञान में आई थी। इसमें पहले से पुलिस लगातार वर्क कर रही थी, जिसमें एक अभियुक्त पहले पूर्व में भी पकड़ा जा चुका था। आज 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, इनसे 28 बैटरियाँ बरामद हुई हैं और उसमें झबरेड़ा पुलिस द्वारा एक अच्छा बढ़िया काम किया गया। नहीं, इसमें जो 4 लोग हैं, अन्य जो इसमें बेसिकली 2 लोग इसमें बैटरी चोरी का काम करते थे। जो 2 अन्य लोग पकड़े गए हैं वो मुजफ्फरनगर में कबाड़ी का काम करते थे, जो इस बैटरी को गिराने का काम करते थे। तो चारों को ही पकड़ के पुलिस ने इनको भी हिरासत में लिया। अब इस संबंध में तो खैर मेरा भी बता पाना वो रहेगा कि क्या कीमत की। तो अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत के किसानों ने हिस्सा लिया। मेले का उद्घाटन सांसद अजय टामटा ने किया और साथ में उनके विधानसभा उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। आपको बता दें, मेले में कृषि उपकरणों के साथ पर्वतीय क्षेत्रों के अलग अलग उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों कि किसानों को नई कृषि की नीति बताना रहा। आपको बता दें कि किसानों को नई कृषि तकनीकी के बारे में इस मेले में जागरूक किया गया। किसानों को नई टेक्नोलॉजी देना और बीजों पर अध्ययन करके जो नए सीड हैं जिसके माध्यम से किसानों की आय दुगनी हो, इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो उनका विजन है, तो ऐसे आज सभी लोकसभा क्षेत्र के मेरे किसान भाई बहन यहाँ आए हैं और नई तकनीक जो आई है पूरे देश दुनिया के अंदर, उससे भी किसानों को अवगत कराना। जो नए उपकरण आए हैं कृषि से संबंधित, उनको भी लोगों तक पहुँचाना और कृषि के उत्पाद को क्या अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे मार्केट कर सकते हैं, कैसे हम इंटीग्रेटेड फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का ये देखिए, किसान जो है देश का अन्नदाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी किसान की आय दुगनी करने के लिए 2022 तक बढ़ाने का वादा किया है और मेरा सौभाग्य है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसान मेला लगा है आज। और इसमें जैसे हमारे सांसद जी भी कह रहे थे कि किसानों को किस तरह हम सुविधा दें, अति आधुनिक जो हमारे उपकरण हैं, कृषि उपकरण हैं, फार्मिंग उपकरण हैं, उनको किसानों तक पहुंचाएं। अगर किसान समर्थ नहीं है तो उसको क्लस्टर के माध्यम से उनको। डॉक्टर कुलवंत सिंह वेर का कांग्रेस कमेटी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिनेशपुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने वहां पहुंचकर दिनेशपुर कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान डॉक्टर कुलवंत सिंह वेर्क ने कहा कि मेरे पूरे जिले में 9 सीटें कांग्रेस की झोली में जाने वाली हैं। खास करके गदरपुर विधानसभा हर हाल में कांग्रेस जीत रही है। इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि पूरे जिले में सभी प्राइवेट डॉक्टरों को कांग्रेस नीति से अवगत कराएगी, साथ ही उन्हें कांग्रेस में शामिल भी किया जाएगा। दिन रात समर्पित हो, जो मुझे पार्टी ने सम्मान दिया है, दिनों रात मैं कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपना समय दूंगा और मैं पहले से भी इससे जुड़ा हुआ अपना समय देता हूँ। और मैं विशेषकर जो हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं MP सिंह जी, चिकित्सा प्रकोष्ठ के, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपने सेक्टर को भी बधाई देता हूँ और स्टेट की जो हमारी कांग्रेस पार्टी उसे भी बधाई देता हूँ। आगामी चुनाव में मैं दिन और रात अपने जो हम चिकित्सा प्रकोष्ठ का मुझे जिलाधिकारी बनाया गया है और जिलाध्यक्ष बनाया गया और मैं दिन और रात जो हमारे चिकित्सक हैं वो वैसे बुद्धिजीवी होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ जोड़ के ये जो विधानसभा हमारी 65 है इसकी सीट निकाल के आगे बढ़े। विशेषकर अब ऐसा ना, हमारी सीट तो यही है, बाकी जगह लगाएंगे जोर, जिले के अध्यक्ष से तो लगाएंगे जोर, बाकी ज़्यादातर केंद्र में तो घर में भी रहना चाहिए ना, अपनी सीट ना निकली। तो वहीं लक्सर में पिछले लंबे समय से निजी टायर कंपनी के कर्मचारियों और कंपनी प्रशासन के बीच त्रिवर्षीय समझौते को लेकर विवाद चल रहा था। इसमें कोई समाधान
निकलने के आसार फिलहाल नहीं नजर आ रहे थे। तो आपको बता दें कर्मचारी 9 दिन की भूख हड़ताल पर गए, तो खानपुर विधायक ने भी भूख हड़ताल को अपना समर्थन दिया। तो वहीं आपको बता दें कि गन्ना मंत्री ने भी मामले में हस्तक्षेप किया। गन्ना मंत्री और विधायक ने प्रयास किया और मामले को सुलझा लिया है फिलहाल। साथ ही आपको बता दें कि दोनों नेताओं ने जिम्मेदारी लेते हुए भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म करें और कंपनी में काम पर लौट जाएं। उनको 23 वर्षीय समझौते को उनके अनुकूल करवाने की जिम्मेदारी रहेगी। जो हमारे कर्मचारी हैं हमारी कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाएं और वो जो 5वीं मांग इनकी जो वेतन बढ़ाने की मांग है हम उसको भी पूरी करेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस पूरे प्रकरण में जब कभी भी हम अपने कर्मचारियों की मांग लेकर उनसे मिले तो उन्होंने हमेशा हमारे चैंपियन साहब को, संजय गुप्ता जी को और मेरे को, प्रबंधन को ये कहा कि हमारे जो श्रमिक भाई हैं उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी हर समस्या का समाधान होना चाहिए। जब कल हम गए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास, आदरणीय स्वामी जी और हम दोनों गए, आदरणीय मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे जिला प्रशासन को आदेश कर दिया कि फैक्ट्री प्रबंधन से कहा जाए कि जो कायदे की बात हो वो माने और मजदूरों से कहा जाए जो कायदे की बात हो वो माने। तो वहीं किसानों और कच्चे आड़तियों के बीच धान तौल को लेकर विवाद होने पर किसानों ने मंडी गेट के सामने धान से भरी ट्रॉलियां लगाकर रोड जाम कर दिया, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। एसडीएम तुषार सैनी सहित पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर किसानों और कच्चे आड़तियों से बातचीत की। साथ ही आपको बता दें कि उनकी समस्याओं को भी सुना, जिसमें किसानों ने कच्चे आड़तियों पर मंडी परिसर की साठगांठ से किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि तय मानकों के बावजूद भी कच्चे आड़तिया धान तौल मनमानी से कर रहे हैं, साथ ही कटौती कर रहे हैं और आवाज उठाने पर धान तौल बंद कर देते हैं, जिससे किसानों की फसल खराब हो जाती है। दिक्कत ही दिक्कत आ रही, पूरा मंडी प्रशासन और यहाँ का प्रशासन मिली भगत के तहत किसानों के साथ मनमानी कर रहा है। 3 किलो की बजाय 12 किलो तक की कटौती कर रहा है। औने पौने दाम पर ये दुर्दशा कर दी है किसानों की कि मजबूरी में क्या कोई 1000 रुपये को बेचे, 900 को बेचे। कोई तंत्र पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, तंत्र फेल हो चुका है और पूर्ण रूप से किसानों का आंदोलन अब सक्रिय होगा। अब क्योंकि ये प्रशासन पूरी तरह से किसानों को लूटने पर उतारू हो गया है और प्रशासन का पूरा से मंडी विभाग को मिल रहा है। इसलिए किसान मजबूरन आज जो है धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं, चक्का जाम मजबूर करने को मजबूर हुए हैं। अगर इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं हुई और नहीं सुना गया, किसानों की तौल सही से नहीं किया गया, तो सारे किसान अपना धान अनिश्चितकालीन धरना देते हुए अपने धानों को रोड पर फैलाने का काम करेंगे। एक चीज किसान और कच्चे आड़ती दोनों की अपनी अपनी समस्याएं दोनों ने बताई हैं, जिसमें हमने दोनों ही पक्षों से बात करके फिर से जो है तुलाई वो शुरू करवा दी है। एक जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि कितनी कटौती हो, तो इस संदर्भ में हमारी बात हुई है दोनों ही पक्षों से और अभी सोल्यूशन ये निकला है कि जो कटौती है वो कम से कम होगी, मानकों के अनुरूप होगी। और यदि कोई इस तरह का डिस्प्यूट आता है तो यहाँ पे किसान और आड़ती दोनों ही पक्ष के जो हैं वो समझदार और इनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग हैं, वो आपस में बैठ के इसको सोल्यूशन निकाल लेंगे। और अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो मेरे पास भी लेके आएंगे। क्योंकि अभी मैंने इनसे बात भी की है, कच्चे आड़तियों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं। अभी जो यहाँ पे जो कटौती होगी जिस पर किसान और आड़ती दोनों लोग सहमत होंगे वही कटौती होगी, उसके अलावा। तो खबरों फिलहाल इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।